क्लासिकल म्यूजिशियंस कम रह जाएंगे, सिंगर्स कम रह जाएंगे, और ये जो है अच्छा साइन नहीं है। फनकार अक्सर सुपरस्टिशियस या ज़ईफ़ुल एतकाद होते हैं। आपका नजूमियों और ज्योतिषियों पर कितना एतकाद है? मुझसे नफ़रत करते हैं या मुझसे बदसलूकी करते हैं, मैं तब भी ऊपर वाले से बोलता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं। पाकिस्तान में बेशतर गुलकारों का गुजारा मुश्किल होता है। भारत में गुलकारों बिलखसूस क्लासिकी मौसीकारों की क्या मुआशी सूरत हाल है? दो कैटेगरीज़ हैं, दो श्रेणियाँ हैं भारत में। एक जो बहुत फेमस हैं और एक जो इतने फेमस नहीं हैं पर उसके बावजूद भी अच्छे हैं। ऐसे बहुत सारे और फ़नकार हैं, साजिंदे हैं, गवैये हैं जो बहुत ही बढ़िया गाते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं हो पाता क्योंकि बदकिस्मती से वो लोग सही जगह पर नहीं होते, सही लॉबी में नहीं होते, लोग उनको शोज़ इतने नहीं जान पाते। और इसका मूलतः कारण, इसका असली जो कारण है, वजह ये है कि क्लासिकल समझने वाले लोग बस चुनिंदा लोग कुछ रह गए हैं क्लासिकल समझते हैं। असली क्लासिकल तो हम भी नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लासिकी मौसीकी मुकम्मल ज़वाल का ही शिकार हो जाए? ऐसा डर तो है। मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में क्लासिकल म्यूजिशियंस कम रह जाएंगे, सिंगर्स कम रह जाएंगे, और ये जो है अच्छा साइन नहीं है। हर फनकार बाशऊर शहरी भी होता है। आपकी भारतीय सियासत में कितनी दिलचस्पी है? सियासत में मेरी दिलचस्पी बहुत थी और अभी भी है, लेकिन अजीब सी गुंडागर्दी है कुछ सियासत में, और मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आजकल ज़्यादा तवज्जो थोड़ा कम नहीं देता, मैं थोड़ा कम देता हूँ तवज्जो। फनकार अक्सर सुपरस्टिशियस या ज़ईफ़ुल एतकाद होते हैं। आपका नजूमियों और ज्योतिषियों पर कितना एतकाद है? मिला हूँ काफ़ी लोगों से, पर मैंने अपना ये मन बना लिया है कि मैं किसी की भी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सुनूंगा, क्योंकि कल को मुझे कोई कहे कि भैया उस फलाना तारीख को आपको एक एस नाम के आदमी से मुलाकात होगी और आप उससे बच के रहिएगा। अब वो सुहेल जी निकलेंगे या एस नाम से मेरी मम्मी है या कोई और है, तो मैं तो उसमें बिना बात के ओपिनियन बना लूँगा एक। तो मैं आपको भी, आप जैसे प्यारे इंसान को भी मैं एक शक से देखूँगा कि अरे ये क्या हो गया, तो किसी और के कहने पर मैं अपने मन क्यों बदलूँ। आपने दो खूबसूरत अंगूठियाँ पहन रखी हैं। क्या पत्थर इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं? जेमोलॉजी इज़ डेफिनेटली अ साइंस, लेकिन हमारे परिवार में जो मेरी माता मुझे कहती हैं, जो मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, वो मैं पहन लेता हूँ, ले लेता हूँ जो मुझको अच्छा लगता है। और बजाय कि पत्थरों पर ज़्यादा ध्यान देने की, मैं इंसानों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, उनको प्यार करने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे बहुत कभी कभी चिढ़ाते हैं, मेरी बुराइयाँ करते हैं, मेरे बारे में ख़राब लिखते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं या मुझसे बदसलूकी करते हैं, मैं तब भी ऊपर वाले से बोलता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उसके बावजूद भी इनसे नफ़रत ना करूँ, उनसे प्यार ही कर सकूँ। तो मैं उतना अपने को ट्रेन करता हूँ। तो जब मैं वैसे ट्रेन करता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, और जब मैं खुश होता हूँ तो पत्थर पहनूँ या ना पहनूँ, मैं खुश ही रहता हूँ। आपका शुमार खूबसूरत गुलकारों में होता है, लेकिन आप अपना हेयर स्टाइल बार बार बदलते हैं। क्या आप अपनी खूबसूरती पर मुतमईन नहीं? नहीं, मैं औरों के लिए नहीं जीता। लोग बोलते हैं कि मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, किसी के लिए जीता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं हर इंसान की तरह अपने लिए जी रहा हूँ। हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार वो खुद ही करता है। तो मैं अपने आप को पैम्पर करता हूँ, बालों को, स्टाइल को बदल के, कुछ नई चीज़ ग्रहण करके, सीख के, चाहे वो कंप्यूटर हो या सॉफ्टवेयर हो या गाने का स्टाइल हो या चलने का स्टाइल हो, डांस हो, मार्शल आर्ट्स हो, वर्कआउट्स हो, बॉडी बिल्डिंग हो, हेयर स्टाइल हो, कलर करना हो, आँखों में लेंस लगाने हो। तो मैं अपने आप को अपना लाड करता हूँ, अपना दुलार करता हूँ। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी से बहुत मिलती जुलती है। क्या आपने अपनी गायकी में ये अंदाज़ नकल से पैदा किया या शुरू से ही आपकी आवाज़ ऐसी थी? नकल से पैदा किया। मैं बहुत अच्छा नकलची हूँ। मैं कईयों की नकल उतार लेता हूँ। ख़ासियत जो है, जो मैंने जिस पे वर्क किया है, वो ये है कि नकल उतारूं लेकिन कार्टून ना लगूं उस चीज़ का। कोई ये नहीं कह सकता कि तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले जिसने गाया है वो रफ़ी साहब को कॉपी करता है, क्योंकि वो स्टाइल मैंने अलग रखा था। जब मैंने ये दिल दीवाना गाया था तो वो भी रफ़ी साहब के स्टाइल से पूरा अलग था। हाँ, संदेश आते रफ़ी साहब का स्टाइल है। तो मैं इस तरीके से अपने गायन को निखारता हूँ। और ये तो आपने मेरी सिर्फ शुरुआत देखी है।
मेरे अंदर कितना कितना और मस्ती बची हुई है, ये अब अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आपने बहुत बड़ी कास्ट के साथ 2 फिल्मों में काम किया, दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिम्मेदार किसे समझते हैं? इंडिया में क्या होता है कि जब कोई फिल्म पुरानी हो जाती है तो उसकी आब उतर जाती है, तो लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट छोटा हो गया है, और आजकल फ़िल्म से ज़्यादा प्रोजेक्ट चलता है। ऐसे कई फ़िल्में हैं जो बहुत ही मीडियोकर फ़िल्में हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा होता है। प्रोजेक्ट मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉम्बिनेशन, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, कास्ट, वो सब, म्यूज़िक कंपनी, म्यूज़िक प्रमोशन, सब मिलाकर जब प्रोजेक्ट अच्छा बनता है तो वो लोग उसकी ओपनिंग अच्छी लगाते हैं। फिर ओपनिंग अच्छी लगाते हैं तो उसका होता है कि हाँ अच्छी पिक्चर है या बुरी पिक्चर है। हमारी फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लव इन नेपाल से सिर्फ मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि एक नायक के तौर पर पहली बार बड़े बड़े क्रिटिक्स ने मेरी तारीफ़ की है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है। फ़िल्म नहीं चली, मैं जानता हूँ, लेकिन एज एन एक्टर जितने भी क्रिटिक्स हैं, 100 में से 80-85 क्रिटिक्स ने मेरी तारीफ़ की है। जितने भी बड़े क्रिटिक्स हैं, खालिद मोहम्मद से लेकर सुभाष के झा से लेकर जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उसकी बात है। और जान बची तो लाखों पाए। आप स्मार्ट हैं, सुरीले हैं, क्या शादी के बाद भी रोमांस के कायल हैं? रोमांस ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए तो कलाकार मर जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ज़्यादातर मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, फ़ीमेल दोस्त हैं, और मेरी बीवी के पास हर ऐसा कारण है कि वो परेशान हो उन कॉल से, उन बातों से। फिर भी वो काफ़ी समझदार हैं और मुझे उन्होंने काफ़ी उस बात के लिए इज़्ज़त दे रखी है। रात गए उनसे इजाज़त